Hello dear students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. Again we are here for the session of class 12th Mathematics in which we will study today about the tangents and normals. तो देखते हैं आज tangents and normal क्या है. पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो चैप्टर चल रहा है इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज का ये तीसरा लेक्चर है जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को समझने के लिए पहले हम एक काम ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले क्लास 11th में लेके चलते हैं और क्लास 11th में अगर लेके चल रहे हैं तो वहां पर हम आपको बताते हैं कि वहां आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन. मैं एक बार जरूर रिकॉल करना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल टेंजेंट और नॉर्मल को हम समझेंगे और उस फर्स्ट ईयर के कोर्स को कैसे हम सेकेंड ईयर के कोर्स में मिक्सअप करेंगे ये इंपॉर्टेंट थिंग है. क्योंकि होता क्या है कि हम टेंजेंट और नॉर्मल तो पढ़ने लगते हैं या व्हाटएवर जो भी है हम सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ने लगते हैं बट उसको को रिलेट नहीं करते जो हमने पीछे पढ़ा है. और जब अगर वो बात आप रिलेट कर लोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. तो लेट अस स्टार्ट टुडे अबाउट द स्ट्रेट लाइंस which we have already studied in the class first year. Okay? तो देखते हैं यहां पर पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं यहां पे कि एक्चुअली टेंजेंट से नॉर्मल से मतलब क्या है. किसी भी कर्व का जैसे मान लीजिए हमने यहां कहा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स. ओके, ये इज ए कर्व. अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है तो हम एक बार क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाता है dy बाई dx और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है f डैश x. आपको हम बताते चलें कि ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था रेट मेजर में कि ये जो dy बाई dx होता है ये क्या होता है. ये होता है रेट ऑफ, देखिए यहीं पर थोड़ा समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, जैसे जैसे हम x को बदलते हैं वैसे वैसे हमारा y भी उस पर डिपेंड करता है इसलिए वो भी चेंज करता है. तो उसका रेट ऑफ चेंज आप फाइंड कर लेते हो. यही चीज आप एक तरह से जब आपने वहां पे रोलिस थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को जब आपने किया था तो उसमें आपने वहां पर इसका एक और नाम दिया था dy बाई dx इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx. ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. अब आप सोच रहे हो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या है, तो इसको भी मैं थोड़ा डिक्टेट करना चाहूंगा यहां पर कि जैसे सपोज दैट कि आपके पास कोई कर्व है, ये आपका एक कर्व है y is equal to fx. ओके, यहां पर सपोज दैट कि आपने एक लाइन ऐसी खींची जो कहीं ना कहीं इस कर्व को टच करते हुए जा रही है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन. अब आपने कहा कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एंड व्हाट इज कॉल्ड द स्लोप, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास फर्स्ट ईयर. तो हम यहां पर यहीं पर इसे छोड़ते हैं और ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या है. तो ये जो आप उस कर्व पे जब एक बार आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है वहां पर. जैसे मान लीजिए अगर यही चीज हम कहें कोई इसमें इस कर्व पे मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका नाम है x0 y0. ओके, मान लीजिए हम ये भी मान लेते हैं कि इस कर्व पे कोई पॉइंट है जो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर हम इस dy बाई dx की वैल्यू को x0 y0 पर अगर फाइंड करेंगे तो यही चीज कहलाएगी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at x0 y0. यानी कि अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया उस कर्व की. जैसे टेंजेंट तो हम कई सारे इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है सर कौन सा टेंजेंट, तो इसीलिए उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है जो उस कर्व को सेटिस्फाई करता है. और जब हम dy बाई dx की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप आ जाता है. इज इट क्लियर और नॉट कि उस कर्व के एक बार और समझते हैं बहुत अच्छे से कि थोड़ा कॉन्सेप्ट है और बिना कॉन्सेप्ट की कोई चीज भी नहीं है. चीजें बहुत लंबी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पीछे से लेकर के और आज तक सब कुछ रिलेट करना पड़ेगा। तो अब यहां पे देखते हैं, तो dy by dx at x equal to 0। तो आपने कहा कि y से कर्व, उस कर्व को आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। ये तो जनरल थिंग है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर हमें यहां समझना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx, यानी उस कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप है ये dy by dx। लेकिन कौन से पॉइंट पे स्लोप है? आप बोलोगे ना कि पूरी कर्व तो बहुत बड़ी हो सकती है, सर किस जगह पर वो पॉइंट होगा, किस जगह पे वो कर्व होगा या टेंजेंट होगा कर्व। तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हमने एक पॉइंट ले लिया जो कहीं ना कहीं उस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट वहां पर कहीं होगा उसके कर्व पे। तो वो हमने पॉइंट x0 y0 मान लिया। ओके, वो x0 y0 कुछ भी पॉइंट हो सकता है। अब यहां पर क्या है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो dy by dx at x0 y0 that is called the slope of tangent to the curve y is equal to fx at x0 y0। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप है। और मैं अब थोड़ा सा पीछे चलना चाहूंगा आपके लिए कि एक बार याद दिलाता हूं कि आप चलते हैं क्लास फर्स्ट ईयर के थोड़ा सा कोर्स में हम चलते हैं और हम जरूर आपको रिव्यू करेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का बिल्कुल तरीका इस फील्ड में अलग होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं बच्चे हैं और उन चीजों को कहीं ना कहीं हमारे भूलने की एक आदत भी होती है। अगर हम भूले नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। तो इस वजह से हमको उन चीजों को एक बार रिकॉल करना होगा और उनको जोड़ना होगा। जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर दिखाई जाती है तो पिक्चर में थीम जब बता दी जाती है तो आप रिलेट करने लगते हो। द सेम थिंग इज दैट। तो यहां पर पहले हम लोग समझते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको ऐसे समझाता जाऊंगा और आप इतना नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। तो यहां पे जो स्लोप ऑफ ए लाइन है, आपने कहा था एनी लाइन, मान लीजिए कि ये लाइन L है, ये लाइन L है। ये लाइन L जो है अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसी एंगल का टेन थीटा ही क्या कहलाता है, इस एंगल का टेन थीटा ही उस लाइन का स्लोप कहलाता है। यही चीज आपका स्लोप ऑफ लाइन हो गई, यानी कि इस लाइन का स्लोप हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैंने यहां कहा कि dy by dx जो है वो कहीं ना कहीं स्लोप ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा एक लाइन होती है। टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज ए लाइन। टेंजेंट कभी कर्व नहीं होती, टेंजेंट इज ए लाइन। तो टेंजेंट इसका मतलब लाइन है और वो उसका स्लोप भी बता रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं टेन थीटा के भी बराबर है। इज इट क्लियर और नॉट? तो कितनी बात रिलेट हो गई। देखिए अभी आपका जो dy by dx है वो यहां पर टेन थीटा निकल आया, यानी कि जो dy by dx एट पॉइंट x0 y0 यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फाइंड हो गया यहां पर। तो ये इसी को हम टेन थीटा भी बोलते हैं। तो यही चीज टेन थीटा जो है वो आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहां तक भी आप बात समझ में आ गई। अब यहां एक चीज बता दूं कि स्लोप जो है वो आपका मतलब पॉजिटिव भी होता है, ओके, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और इंफिनिटी भी होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत से कम लोग जानते हैं इस बात को कि स्लोप में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंक्लूडिंग इंफिनिटी। अगर उसका जो है कोई भी लाइन ऐसी है जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए तो यहां पर ये 90 डिग्री बनाती है। और जब 90 डिग्री बनाती है तो यू नो दैट द m इज इक्वल टू 1090 एंड 1090 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट भी होती है, अनडिफाइंड भी होती है। तो स्लोप किसी तरह का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब थ्रू आउट रियल नंबर आपको मिल गया यहां पर इसका स्लोप। तो स्लोप समझ में आ गई। अब एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ कि जो किसी एक पॉइंट से पास होती हो और उसका स्लोप दिया हुआ हो, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, सपोज दैट x0 y0 ही वो पॉइंट है, एंड हैविंग स्लोप m। अब वो m की वैल्यू टेन थीटा हो सकती है, dy by dx हो सकती है, वॉटेवर जो भी है वो दिया रहेगा। तो यहां पर खैर अभी तो आप फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं तो वहां dy by dx नहीं आया है। अब यहां स्लोप m है, तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि y माइनस y0 m x माइनस x0, ओके।
तो ये आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, इसमें बिल्कुल बहुत ही सीधा फंडा है, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये m क्या है, यहां पर आपको अच्छी तरह पता है यहां पर कि ये क्या है, m इज द स्लोप, और बाकी x0 y0 क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है। यानी कि आपने एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड किया, सपोज दैट कि ये पॉइंट यहां पर, अगर मैं इसी कोई बेस मान लेता हूं, तो अगर यहां पर आप मान लीजिए P, तो ये हो गया xy, और कहीं ना कहीं यहीं पर एक पॉइंट Q मान लेते हैं जो कि x1 y1 से पास कर रहा है। तो इस लाइन का जो, और इसका जो स्लोप है वो आपने बताई दिया m है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो। तो यहां तक आप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह बात को समझ रहे हैं। अब यहां एक चीज और आती है, अगर दो लाइन, मैं याद दिलाते चलता हूं कि अगर दो लाइन आपके पैरेलल हो जाते हैं, व्हाटएवर, अगर दो लाइन आपके आपस में पैरेलल हो जाते हैं और एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप अगर m2 है, तो क्या कंडीशन अप्लाइड होती है, इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट m1 इज इक्वल टू m2 इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। यानी लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 हो गई। कोई भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना ये भी है। अब यहां पर एक चीज और आती है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, मान लीजिए लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और ये आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गए तो व्हाट हैपेंड देयर, जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इसका स्लोप मान लीजिए m2 है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो अगर आपको ये भी क्लियर हो जाए कि अगर एक का स्लोप पता है तो हम दूसरे का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जैसे m2 हमें निकालना है और m1, एक लाइन का स्लोप हमें पता है और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी यूज होगा इसके अंदर। तो यहां पर आपका अगर एक लाइन का स्लोप पता है और दूसरा लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं -1 अपॉन m1। तो ये आपका जो है इस तरह से आप, या m2 पता है तो m1 निकाल सकते हैं, व्हाटएवर। तो आप ये बात भी समझ में आ गया कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इज इट क्लियर? यहां तक बहुत ही क्लियर चल रहा होगा, कहीं आपको समस्या नहीं आ रही होगी, और आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा कि वो चीजें बिल्कुल याद आ रही हैं, यहां से यही था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप और चीजों को भी समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो यहां तक भी आप क्लियर हो गए। अब यहां पर एक चीज और भी बताते चलें कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, किसी लाइन पर दो पॉइंट है, ठीक है, कोई लाइन L है और इस L पे आपके दो पॉइंट है, एक x1 y1 है और एक x2 y2 है, सपोज दैट। तो अब अगर हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो स्लोप m होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन m, लाइन L इज denoted by m and it is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये आपका जो है वो स्लोप हो जाता है y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये जानते रहिए कि अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट से पास होते हुए कोई लाइन दी हुई है तो उसका स्लोप हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, और वो स्लोप होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो एक बात ये क्लियर हो गई। तो यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, क्या, कि स्लोप क्या है, और उस स्लोप को अगर आप पूरी तरह से समझ गए तो किसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। यानी कि स्लोप समझ गए तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए जो मिनिमम कंडीशन होती है वो होती है कि यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप m। ओके, तो उसका स्लोप अगर m है और एक पॉइंट से वो पास कर रहा है तो आप कह सकते हो कि वो स्ट्रेट लाइन हम फाइंड कर सकते हैं, या वो दो पॉइंट से पास कर रहा हो तो भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। यही कंडीशन हम यहां पर m की जगह ये लग जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रह जाएंगी। तो ये हो जाएगा, तो इससे भी निकाल दिया आपने। अब एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप अगर हमको पता है तो दूसरे का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूंगा सेकंड ईयर के कोर्स से। जैसे अभी हमने यहां पर एक फिगर बनाया हुआ है, मान लीजिए ये तो हो गया टेंजेंट लाइन और एक आपने पढ़ना है नॉर्मल।
तो टेंजेंट समझ में आ गया, बट व्हाट इज कॉल्ड नॉर्मल? तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उस लाइन का नाम होगा, यहां पर हम कह सकते हैं उस लाइन का जो नाम होगा उसको ही हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ये नॉर्मल हो गया। ओके, अब ये नॉर्मल लाइन हो गई। तो नॉर्मल लाइन हमेशा किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट के। तो अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो आप कह सकते हो कि यहां पर अगर हमको टेंजेंट लाइन का स्लोप पता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज सपोज दैट dy by dx है। ओके, और पॉइंट भी मान लेते हैं x0 y0। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज दिस, बट व्हाट विल बी देयरफॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? आपको मैं सारी बातें यहां समझा दे रहा हूं, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आप बताओ? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। तो नॉर्मल लाइन जो है परपेंडिकुलर हो गई टेंजेंट के, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। तो आपने कहा दो अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका मतलब -1 अपॉन dy by dx एट पॉइंट x0 y0। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लिया और कहीं ना कहीं आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकाल लिया। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो अब हम लोग चलते हैं, यहां तक आप बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं और नोट कर लीजिए, और उसके बाद से मैं इसमें और आगे रिलेट करता हूं कि हाउ टू फाइंड एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो आप इसको पहले आप नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो हम लोग बढ़ते हैं इस अपने अगले पड़ाव पे, और हमारा जो अगला स्टेप है वो है कि हम किसी भी कर्व के लिए उसके टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, या उसके नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि वो एक पॉइंट से पास करता हो और उस पॉइंट उस लाइन का स्लोप दिया हुआ हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे नॉर्मली क्या जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मान लीजिए हम निकालते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू, अगर मान लीजिए हम यहां कर रहे हैं पासिंग थ्रू x0 y0 मान लीजिए है, एंड हैविंग स्लोप m। तो आपने बताया था अभी उस समय भी कि y माइनस y0 और mx माइनस x0। यहां पर जो m है वो आपका क्या है? dy by dx। इस केस में क्या हो जाएगा? dy by dx। और यही चीज जैसे मान लीजिए जब आप y इज इक्वल टू fx करते हैं तो यही चीज dy by dx जो है वो हो जाएगा f डैश x। और यही जब dy by dx आप निकालेंगे कहां पर? x0 y0 पर, तो यही चीज हो जाएगी f डैश x0, f डैश x0। तो ये एक्चुअली में क्या आया? ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। और वो कर्व किससे पास हो रही है वो तो हमको पता ही है, x0 y0 से। तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहां पर निकल चुका है। और देयरफॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा वो भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट वहां इक्वेशन ही लिखना पड़े। तो हो जाएगा -1 अपॉन f डैश x0। तो यहां पर आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड हो गया, इसको आप 2 मान लीजिए और इसको यूज कीजिए। अब आप जो है अब कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम अगर इस कर्व का y इक्वल टू fx का अगर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो देखो ये किससे पास कर रहा है? x0 y0 से। और x0 y0 पर जब हम उस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसका जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा f डैश x0। तो देयरफॉर अब यहां पर डायरेक्ट आप अपना इक्वेशन लिख सकते हैं। और थोड़ा पीछे से आ जाते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at point x0 y0 is given by क्या हो जाएगा आप बताएं? इसमें बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। y माइनस y0
इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। और स्लोप आपका पता है, स्लोप आपका जो है वो f डैश x0 है। तो f डैश x0 और x माइनस x0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx एट x0 y0। इज इट क्लियर? बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए जो आपने पढ़ा है उसी को आज एक नए तरीके से जो स्लोप है उसके निकालने का जो तरीका आप पहले से पढ़ रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, इसीलिए इसका नाम भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डेरिवेटिव यूज हो रहा है। तो ये हो गया y माइनस y0 इज इक्वल टू f डैश x0 x माइनस x0। अब यहां पर आ जाते हैं कि देयरफॉर ऑल्सो, अगर बात करें तो ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब यहां पर आ जाइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू fx एट पॉइंट x0 y0 is given by यहां क्या आ जाएगा y माइनस y0। देखिए आपको इससे मतलब नहीं कि वो नॉर्मल हो गया, बट नॉर्मल भी तो लाइन है, और लाइन किससे पास कर रही है? x0 y0 से। ये लाइन भी उसी से पास कर रही है। और स्लोप कैसे फाइंड होगा? चूंकि वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर उसका जो स्लोप हो जाएगा वो आप पहले ही निकाल चुके हैं, -1 अपॉन दिस एंड दिस। तो -1 अपॉन f डैश x0 x माइनस x0। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट x0 y0। ठीक है, वो बात मैंने पहले इसीलिए निकाल दिया था कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो यहां तक तो आप बिल्कुल क्लियर हो। और यही दो चीज हमें करनी है इस पूरे चैप्टर में, यानी कि टेंजेंट से नॉर्मल्स में हमको सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें करनी है। या तो हमें स्लोप निकालना है, या तो हमें, देखिए इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके क्वेश्चंस का क्या मतलब ये होगा। तो क्वेश्चंस कौन कौन सी चीजें पूछ सकता है? तो इसमें तीन बातें पूछ सकता है। या तो उसका स्लोप पूछ देगा, अब स्लोप पूछेगा तो स्लोप भी दो तरह का पूछेगा, या तो वो टेंजेंट का स्लोप पूछेगा या उसके नॉर्मल का स्लोप पूछेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कर्व को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसके टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और उसी का -1 अपॉन कर देंगे तो वही चीज टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पूछ देगा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। और तीसरा जो पूछेगा वो पूछेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और क्या पूछ सकता है हमसे? और कुछ नहीं पूछ सकता ये तो। और बहुत कैटेगरी अगर बनाएगा, कैटेगरी तो बनाने के लिए बना ही सकते हैं कि पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स ऑन विच द टेंजेंट इज नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप कौन से पॉइंट पर आपको फाइंड करना है कि वो पॉइंट क्या होगा कि जिस पॉइंट पर उसका खींचा गया जो टेंजेंट इतना है, टेंजेंट आपको दिया रहेगा लेकिन पॉइंट फाइंड करना है आपको, उसी पर उसका नॉर्मल दिया हुआ है, और आपको कौन से पॉइंट पर वो नॉर्मल है वो आपको फाइंड करना है। तो ऐसे भी आपको जो है वो निकालने के लिए आ सकता है। तो इस तरह के यही सब इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बनते हैं, चाहे वो बोर्ड के हो, चाहे वो बाहर के हो, चाहे जिस तरह भी कंपटीशन के हो, कैसे भी होंगे तो वो क्वेश्चन यही बनते हैं। तो अभी तो आप यहां पर क्लियर हो गए। अब यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस केस में, और इसको समझना कि अगर एक बात सोचो कि अगर ऐसा हो जाए, वैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाना चाहेंगे, और मिटा करके मैं यहीं पर आपको उस कर्व की शक्ल थोड़ी सी चेंज करूंगा, और उसमें फिर आप ही से मैं आंसर लेना चाहूंगा कि अगर आप आंसर बताते हैं तो बहुत अच्छा है। देखते हैं यहां पर, जैसे सपोज दैट कि कर्व कुछ इस तरह की हो गई, और आपका जो टेंजेंट है यहां पर, वो सपोज दैट कि ये टेंजेंट जो आपने खींचा है यहां पर, वो सपोज दैट कि ये पैरेलल टू जो ये आया, ये यहां पर टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो जब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वहां पर जो टेन थीटा होगा, वो वहां पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
तो जब 0 हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू भी वहां क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी उसका जो स्लोप होगा, स्लोप m यानी कि dy बाई dx, वो वहां पर क्या आ जाएगा, चाहे आप पॉइंट कोई भी लेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो ऐसे केस में अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 0 हो गया तो आपका जो इक्वेशन ऑफ देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या हो जाएगा, आप बताइए। यहां पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि y माइनस वाई जीरो और ये वैल्यू हो गई 0, तो अगर y माइनस वाई जीरो और ये हो गई 0, x माइनस एक्स जीरो, तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो y इज इक्वल टू वाई जीरो टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। यानी ये आप याद रखिएगा कि अगर आपका टेंजेंट लाइन जो आ रहा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया या उसका स्लोप 0 हो गया, ये कह सकते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो ऐसे केस में जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरा कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो जब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका जो dy बाई dx होगा वो वहां पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1090, और जब 1090 होगा तो दैट विल बिकम इंफिनिटी, और जब वो इंफिनिटी हो जाएगा तो जब आप यहां पे इंफिनिटी रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अब क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी x माइनस एक्स जीरो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करने पे तो हर चीज इंफिनिटी हो जाती है, लेकिन मैं यहां दिखाता हूं आपको कि इसको कैसे फाइंड किया गया। तो इसको इसके नीचे लाया गया, तो y माइनस वाई जीरो अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो। अब यहां क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, और ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स जीरो। तो यहां पर अगर ऐसा आ जाए कि अगर आपका टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि उसका थीटा 90 हो गया, तो ऐसे केस में उसका जो उसके टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो ऑलवेज x इज इक्वल टू एक्स जीरो के फॉर्म में होगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो हम लोग आप इसे जो बच्चे हैं सारे लोग, आप लोग इसे नोट कर लें, और फिर मैं आपको 2-1 क्वेश्चंस के साथ मिलता हूं। ठीक है, आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक में टेंजेंट फाइंड करना है और एक में नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसको समझते हैं नॉर्मली, और इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। और यहां पर फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। अब पॉइंट ध्यान रखिए कि आपको एक कर्व दिया हुआ है और उसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम चाहें तो अगर x कोऑर्डिनेट दिया है तो x की वैल्यू रख करके हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं, तो इससे हमारा पॉइंट फाइंड हो जाएगा। बट यहां पर क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो आपको याद होगा कि वहां हम लोगों ने क्या लिखा था, f डैश x जीरो। तो वहां पर कहीं ना कहीं जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर x जीरो यानी x की ही जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आपका जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू, केवल स्लोप फाइंड करना है आपको। तो यहां पर आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और प्लस 2। अब यहां पर आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस 3। ओके, और यहां पर ये 2 का 0 हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या चीज आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आ गया। ये जो dy बाई dx आया ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब यहां पर अगर इसी को हम निकाल लें कि dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो आप 3 यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 comes out to be 24. So this implies that dy by dx at x is equal to 3 is equal to 24, and it is called the slope of tangent
टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि जो आपको कर्व दिया हुआ है उस कर्व के को डिफरेंशिएट करके आपने x इक्वल टू 3 पर उसके टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लिया है। यही चीज आपको यहां पर फाइंड करनी है। अगर आपको वही चीज इक्वेशन फाइंड करना है मान लीजिए, तो जब इक्वेशन फाइंड करना होगा तो यहां पर आपको x0 और y0 वो पॉइंट चाहिए, तो फिर पॉइंट के लिए आपको इसमें वैल्यू रख करके y भी निकालना पड़ेगा, और y जब निकाल लेंगे तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू जो यहां वैल्यू आप भरेंगे वो आ जाएगा, और उसके बाद से आप वो पॉइंट हो गया, उस पॉइंट की वजह से आप उसका टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं या नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें फाइंड करना था वो आपने फाइंड किया। यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो नेक्स्ट में क्या होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, नॉर्मल टू द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर एंड ए एम क्यूब। जनरल क्वेश्चन है ये, तो यहां पर आप इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो आपको यहां पर इसके नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड करने के लिए पहले हमको उस नॉर्मल के लिए वो पॉइंट तो हमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप नॉर्मल का डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ही फाइंड करना पड़ेगा। तो वी हैव, अब यहां पर क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब यहां क्या आ जाएगा, a इंटू 2y dy बाई dx। ओके, 2y हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका 2y हो जाएगा, और dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाई दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब यहां पर आ जाएगा आपका dy बाई dx की वैल्यू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये क्या चीज निकला है, ये स्लोप ऑफ, देयरफॉर मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लूंगा। तो यहां पर आ जाएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, क्या पॉइंट है, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ओके, इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब इज इक्वल टू 3, और इसकी जगह आप क्या रख देंगे, एक्स की जगह ए एम स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2a, और यहां पर आ जाएगा y की वैल्यू आ गई, आप डायरेक्ट रखिए, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एम क्यूब। ओके, अब यहां से आप इसको आगे बढ़ाइए, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर एम पावर 4, और यहां से आ जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर एम क्यूब, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां पर देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और इससे भी ये कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3/2m। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये क्या चीज निकला, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर दिस इंप्लाई दैट द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, तो यहां पर नॉर्मल टू द कर्व जब निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 3m/2, 2 ऊपर चला जाएगा, -2 अपॉन क्या जाएगा 3m। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब स्लोप फाइंड कर लिया आपने, तो यहां पर आप सीधे सीधे अब इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां पर, और यहां पर इक्वेशन अब फाइंड करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो देयरफॉर वी हैव द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर the equation of normal to the curve whose slope is, वो आपने निकाल ही लिया है, -2 अपॉन
3m and passing through am square am cube। ओके, अब यहां पर ये वैल्यू आपकी निकल गई। तो देयरफॉर अब क्या इक्वेशन तो वही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप चूंकि यहां डायरेक्ट निकाल चुके हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन यूज कर देना है आपको पता ही है। इस केस में जो इसका m होगा और x माइनस एक्स जीरो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो यही होता है। तो y माइनस वाई जीरो का मतलब है कि किस पॉइंट से जा रहा है, तो a m क्यूब इज इक्वल टू, फिर m की वैल्यू आपने निकाली है -2/3m, और फिर यहां क्या जाएगा x माइनस, और फिर x जीरो का मतलब a m स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 3my माइनस 3am पावर 4, फिर यहां पर आ जाएगा -2x प्लस 2am स्क्वायर। अब आप चाहें तो x को एक तरफ कर दिए, y को एक तरफ कर दिए, तो 2x और प्लस 3my इज इक्वल टू यहां पर 3am पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। तो ये आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जब भी x और y में लीनियर रिलेशनशिप होती है तो उसी को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आप बहुत करेंगे तो इसमें आप m कॉमन ले सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आप यहां पर लीव कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर सेशन को एंड करना चाहूंगा, और आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड, टुडे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन पुट योर कमेंट ऑन योर कमेंट बॉक्स। ठीक है, वो आप ही के लिए सेक्शन बना हुआ है, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन कमेंट आते भी हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। आप जरूर कमेंट दें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।